नमस्कार, पासबुक द सेविंग शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैत। कभी बुरे वक्त का सहारा माने जाने वाला गोल्ड अब लोन के तौर पर सहारा बन गया है। बात चाहे मेडिकल की हो या फिर पढ़ाई की या फिर छोटा सा अगर आपका बिजनेस है, लोग अब क्या कर रहे हैं, बैंक और एनबीएफसीज में गोल्ड गिरवी रखकर कर्ज ले रहे हैं। पिछले एक साल में तो गोल्ड लोन का ग्राफ जो है ना, वो भी चढ़ता जा रहा है। जी हाँ, जहां पर बात करें FY24 की, वहां पर 1.02 लाख करोड़ का गोल्ड लोन जो था वो बकाया था। वहीं FY25 में ये आंकड़ा 2.09 लाख करोड़ तक पहुंच गया, यानी एक साल में लगभग 104%। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे इस खास शो में। तो आज के शो में हम बात करेंगे कि FY25 में गोल्ड लोन की ग्रोथ पिछले साल से डबल क्यों हुई। तो कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा गोल्ड लोन ले रहे हैं, इस बारे में भी बात होगी। और एनबीएफसीज और बैंकों में कितना बड़ा है गोल्ड लोन, इस बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही ये बात भी करेंगे कि गोल्ड लोन में वृद्धि किस बात का संकेत दे रही है, और क्या गोल्ड को यानी कि सोने को गिरवी रखने का फैसला जो होता है, वित्तीय फैसला जो होता है, वो सही होता है, नहीं होता है, इस बारे में भी हम हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि पूजा अग्रवाल ने जरूरत के वक्त कैसे गोल्ड का सही इस्तेमाल किया। दिल्ली की गृहिणी पूजा अग्रवाल को हाल ही में अपनी बेटी का कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। उनके पास एक फिक्स डिपॉजिट थी, लेकिन उसे तोड़ने से पहले उन्होंने दूसरे ऑप्शंस पर विचार किया। उन्हें बताया गया कि गोल्ड लोन एक तेज और आसान प्रोसेस है, जिसमें दस्तावेज भी कम लगते हैं और ब्याज भी बहुत ज्यादा नहीं है। पूजा ने घर में रखे कुछ जेवर गिरवी रखकर 3 लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया, और वो भी महज 30 मिनट में सैंक्शन हो गया। उनके लिए ये कदम आसान भी था और समझदारी भरा भी। पूजा का कहना था कि एफडी तोड़ने से उनका लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान खराब हो जाता, लेकिन गोल्ड लोन से उनकी पैसों की जरूरत पूरी हो गई, और वो भी सेविंग प्लान को बिना छुए। तो देखा आपने, सोना जो है वो पूजा के मुश्किल वक्त में कैसे काम आया। हमने आपको कुछ आंकड़े बताए थे, एक कहानी भी दिखा दी है, लेकिन आखिरकार इन सब के पीछे की असली सोच क्या है, क्या ये बदलती फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है? इन्हीं सब सवालों पर आज हम बात करने जा रहे हैं, और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी जुड़ रहे हैं। बलवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बलवंत जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है, मैं जानना चाहती हूँ कि गोल्ड लोन में हमने देखा कि अचानक तेजी आ रही है। आरबीआई ने नए नियमों का प्रस्ताव भी रखा है, लेकिन क्या हम माने कि अब जो ये अचानक तेजी आ रही थी गोल्ड लोन में, आरबीआई के जो नए नियम हैं उसका कुछ असर जो है अब देखने को मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि जैसे आरबीआई के जो नए जो रूल्स है वो बेसिकली गोल्ड लोन को रेगुलेट करने के लिए और पर्टिकुलरली एनबीएफसी को रेगुलेट करने के हिसाब से, उसमें जो मेन जो मेरे हिसाब से जो इम्पैक्ट होने वाला है कि आरबीआई का प्रपोजल है कि पर बोरोर जो है वो गोल्ड लोन की लिमिट फिक्स की जाए। तो इससे मेरे को लगता है कि जो एक पर्टिकुलर एंटिटी की जो गोल्ड लोन पे बोरो करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, और इससे मेरे को लगता है थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा फर्क जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम गोल्ड लोन की बात करें तो आपको क्या लगता है कि लोग जो है सोना देकर अगर लोन लेते हैं, क्या ये मजबूरी में लिया जा रहा है कर्ज, या लोग जो है इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका उपयोग जो है समझदारी से किया जा रहा है? देखिए, अभी ऐसा है कि बोरोर का प्रोफाइल तो मेरे पास नहीं है, परंतु जनरली जो गोल्ड लोन है वो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में लिया जाता है। तो ये मेरे हिसाब से स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। मतलब आपके पास कहीं से पैसे आने वाले हैं, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पास आया नहीं, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या जैसे आपने बताया कोई स्कूल फीस वगैरह भरनी है, तो वो पर्पज के लिए गोल्ड लोन लिया जाता है। मतलब वो जैसे अगर आपको घर खरीदना है तो आप गोल्ड लोन से उसको फंडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मली जो गोल्ड लोन की जो टेन्योर है वो 6 महीने से लेकर 3 साल तक होती है, और वो होम लोन जो घर का जो पैसा है वो लंबे समय तक आपके पास रहना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से जो इमरजेंसी वाली जो सिचुएशन है या स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, उसके लिए होम लोन क्या गोल्ड लोन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है।
ठीक है, तो इमरजेंसी में जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बलवंत जी, बात ये आ जाती है ना कि इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं, हमारे पास कई और विकल्प भी होते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर गोल्ड लोन की बात किया जाए, इसका कंपैरिजन किया जाए, पर्सनल लोन बेहतर है, गोल्ड लोन बेहतर है, या फिर क्रेडिट कार्ड जो है आजकल काफ़ी इस्तेमाल होता है, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया जाए? देखिए ऐसा है पल्लवी कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है वो बहुत सारे कारक पर डिपेंड करता है। पर सबसे बड़ा कारक है कि आपको कॉस्ट क्या लगने वाली है उसकी। और अभी जैसे अगर आपके पास गिरवी रहन रखने के लिए गोल्ड है तो आपको गोल्ड लोन प्रेफरेबल है एज कंपेयर टू पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का लोन, क्योंकि जो गोल्ड लोन है वो 9-9.5% से लेके 24% की रेंज तक मिलता है, जबकि पर्सनल लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% से लेके 25-30% है। क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो भी 30% के आसपास है। तो अगर आपकी, और चूंकि जो लेंडर है उसके पास सिक्योरिटी होगी तो वो आपको थोड़ी बेटर टर्म्स इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो चूंकि अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तो आपके पास गोल्ड है गिरवी रखने को। पर्सनल लोन और जो क्रेडिट लोन है, जो क्रेडिट कार्ड के लोन है, वो बेयर लोन है, मतलब वो जो उस पे उसके सामने कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो लेंडर को टू दैट एक्सटेंट डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा होता है। गोल्ड लोन में डिफॉल्ट का रिस्क होता ही नहीं, अगर डिफॉल्ट कर लेगा तो लेंडर के पास ऑप्शन है उसको गोल्ड को ऑक्शन करने का। तो इसके लिए लेंडर है वो गोल्ड लोन के केस में बेटर टर्म्स ऑफर करता है। ठीक है, तो गोल्ड लोन जो है कहीं ना कहीं एक बेहतर सोल्यूशन जो है वो बनकर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ब्याज दर जो है बाकी दोनों के कंपैरेटिवली, जैसा कि बलवंत जी ने बताया, चाहे वो पर्सनल लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, उसमें कम हो जाती है। और अगर आप डिफ़ॉल्ट भी करते हैं तो आपका गोल्ड जो होगा वो जब्त हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म की या फिर लॉन्ग टर्म की, तो बलवंत जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो है 6 महीने से 3 साल के पीरियड के लिए मिलता है, तो हमें जो है कितने समय के लिए गोल्ड लोन वाली चीज़ लेनी चाहिए? मतलब अगर मुझे किसी छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत है और मुझे पता है कि मैं साल के अंदर जो है वो पैसा वापस कर दूंगी, तो क्या मुझे गोल्ड लोन ले लेना चाहिए? या ऐसे समय में जब छोटे समय सीमा है, 6 महीने से 1 साल का वक्त है, तो वहाँ पर जो है मैं कुछ और ऑप्शन देखूँ गोल्ड लोन के बजाय? देखिए ऐसा है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कितने ड्यूरेशन का है। मतलब अगर आप कोई लंबे समय का कोई गोल्ड को फंड करना चाहते हैं और आपको लगता है आपके पास में शॉर्ट टर्म में पैसा आ जाएगा, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं। आपका गोल्ड जो गोल है वो इटसेल्फ ही अगर शॉर्ट टर्म का है तो आप शॉर्ट टर्म का ले सकते हैं। और वैसे जैसे मैंने बताया कि 3 साल तक का भी गोल्ड लोन, टेन्योर का गोल्ड लोन मिलता है। और अगर आपका रिक्वायरमेंट भी अगर 3 साल का, या जैसे आपको लगता है कि आपके पास 6 महीने साल भर में पैसा नहीं आएगा, परंतु आप जैसे आपके पास कोई एफडी पड़ी है वो मैच्योर होने वाली है 3 साल बाद में, बरोबर है, और अब आपने अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रख रखी है तो आप उसको एफडी को तोड़ने की बनिस्बत आप वेट करेंगे जब एफडी का मैच्योरिटी प्रोसीड्स आएगा, उससे आप गोल्ड लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए लेना है या लॉन्ग टर्म के लिए लेना, वो डिपेंड करता है आपका पेक्यूलर सिचुएशन क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और आपकी फ्यूचर में लिक्विडिटी कैसे एंटिसिपेटेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि बेसिकली आपकी सिचुएशन क्या है। खैर बलवंत जी, हमारे पास बहुत से हमारे दर्शकों के सवाल आने भी शुरू हो गए हैं, तो कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल लेते हैं, पटना से रवि मिश्रा का है। ये जानना चाहते हैं कि क्या गोल्ड गिरवी रखते वक्त जो है ज्वेलरी का इंश्योरेंस होता है? तो ये अक्सर जो है मन में शंकाएं रहती हैं कि भाई पता नहीं मैं जिसको गोल्ड दे रहा हूँ वो किस तरीके से जो है उसका रखरखाव करेगा, वापसी जो है अगर मैं समय से अपना पैसा वापस कर देता हूँ, जब मुझे मेरी ज्वेलरी मिलेगी तो क्या वो ठीक ठाक होगी नहीं होगी? तो ऐसे में क्या इंश्योरेंस होता है ज्वेलरी का? देखिए जो लेंडर है वो, उनको आरबीआई से मैंडेट है कि आपके पास जितना भी जो रहन रखा हुआ गोल्ड है, ज्वेलरी है, उसका एडिक्वेट इंश्योरेंस होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने अपना खुद का भी इंश्योरेंस लेके रखा है तो आपको डबल सिक्योरिटी हो जाएगी। पर अगर आप अपना खुद का इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो भी आपकी जो आपने गोल्ड रख रखा है उसकी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि लेंडर के पास उनका अपना कंसोलिडेटेड इंश्योरेंस होता है।
ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है रवि जी यहाँ पर, क्योंकि लेंडर के पास अपना जो है इंश्योरेंस होता है, तो ऐसे में आपकी परेशानी नहीं बढ़ेगी। अगला सवाल जो है वो भोपाल से रचना वर्मा का है। ये जानना चाहती है कि क्या ईएमआई ना देने पर गोल्ड जो है वो जब्त हो सकता है। तो ऐसी सूरत में बलवंत जी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी ने ईएमआई दी ही नहीं है, शुरू से नहीं दी है, एक वो केस हो जाएगा, और अगर किसी ने मान लीजिए बीच में ईएमआई को डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर क्या होगा? देखिए, वो भले आप शुरू से ईएमआई नहीं दे रहे हो या बीच में ईएमआई सर्विस करना बंद कर दिया है, वो दोनों केस में वो डिफॉल्ट माना जाता है। ठीक है। तो जो लेंडर है वो आपको नोटिस देगा कि भाई आपकी ईएमआई ओवरड्यू हो गई है और इसका आपको मतलब रीपेमेंट कर दीजिए, उसका ईएमआई को सर्विस कर दीजिए। अगर आपको उसके नोटिस, जो लेंडर जो नोटिस देता है उसका, उस पर कोई एक्ट नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो लेंडर के पास और कोई जरिया नहीं बचता है सिवाय उसके कि वो आपका जो गोल्ड दिया हुआ है, ज्वेलरी है या जो गोल्ड है, उसको ऑक्शन करना। और वो जो ऐसी परिस्थिति, मतलब आपने जैसी सर्विस करना बंद कर दिया, इमीडिएटली आपका जो गोल्ड है वो फोरफिट नहीं होता है, मतलब आपको ड्यू प्रोसेस नोटिस वगैरह की लेंडर फॉलो करेगा, और उसके बाद जो आपकी ज्वेलरी है या जो गोल्ड है वो बैंक जो या लैंड एनबीएफसी जो है वो ऑक्शन करेगा। और ऑक्शन करने के बाद जितना पैसा मिला है, अगर वो लोन के आउटस्टैंडिंग से ज्यादा मिला है तो बाकी का पैसा आपको लौटा दिया जाएगा, और अगर वो कम पड़ता है तो उसके लिए बैंक फिर आपसे रिकवरी की प्रोसेस शुरू करेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपने जो लोन लिया है उसके सामने आपका गोल्ड है वो एडजस्ट हो जाएगा, इवन अगर आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है तो, मतलब आप ज्यादा अगर रिकवर हुआ है तो वो ज्यादा पैसा आपको मिल जाएगा। अगर कम रिकवर होता है आउटस्टैंडिंग की तुलना में, तो आपको आपका दायित्व रहता है, आपकी लाइबिलिटी रहती है लेंडर को वो पैसा चुकाने की। तो रचना जी, आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि ऑक्शन के ज़रिए जो है वो रिकवरी जो होती है वो एनबीएफसी या बैंक करते हैं। अगर आपको एक्सेस अमाउंट लग रहा है, मतलब बैंक के पास अगर एक्सेस अमाउंट आ गया है तो वो आपको दे देंगे, अगर कम पड़ जाएगा तो वो आपसे रिकवरी जो है उसकी करेंगे। अगला सवाल भटिंडा से हरपाल सिंह का है। वो जानना चाहते क्या गोल्ड लोन पर इनकम टैक्स में कोई छूट मिलती है? बलवंत जी, मुझे लगता है वैसे भी ये ना हम लोग जो है हर चीज़ में जो है वो टैक्स छूट ज़रूर ढूंढते हैं, तो गोल्ड लोन पे भी है क्या? देखिए, ऐसा है पल्लवी कि कौन सा टाइप का लोन है उस पर डिपेंड नहीं करता है इनकम टैक्स की छूट वगैरह। मतलब आपने किस पर्पज के लिए लिया है, पैसा जो लिया है कहाँ पे यूज किया है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपने अपने बिजनेस के लिए गोल्ड लोन लिया है तो आप उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो आप अपने बिजनेस का जो एक्सपेंडिचर है वो क्लेम कर सकते हैं। आप सैलरीड है तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आप कोई भी बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते, परंतु आपने घर खरीदने के लिए या घर रिपेयर वगैरह के लिए गोल्ड लोन लिया है, और अगर आप एस्टैब्लिश कर पाते हैं कि भाई ये जो मेरा पैसा आया है ये मैंने घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के लिए या जो रिपेयर रिनोवेशन के लिए यूज किया है, तो आप जो ओल्ड टैक्स रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उस पर 2 लाख रुपए तक का आप क्लेम कर सकते हैं। और न्यू टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, लेट आउट प्रॉपर्टी पे मैक्सिमम आपकी जो जितना रेंट आया है उतना तक क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि हरपाल जी आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। खैर बलवंत जी, आपके पास वापस लौटूंगे, लेकिन इस बीच में ना हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े जो हैं वो हैं जो हम अपने दर्शकों के साथ यानी कि आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। और इन आंकड़ों को बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। देखिए, इनसे हम ना ये जानेंगे कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड लोन के आंकड़े जो है वो क्या कहानी बयां कर रहे हैं, गोल्ड का रेट जो है वो क्या कहानी बयां कर रहा है, और उसके बाद वापस जो है हम बलवंत जी के पास चलेंगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल अभिषेक के पास चलते हैं। बिल्कुल भाई, गोल्ड लोन की फ्रीक्वेंसी जो है वो तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन गोल्ड लोन आउटस्टैंडिंग भी है वो भी कहीं पीछे नहीं है, लगातार ये भी बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे की कई सारी वजह है जो कि हम लोग लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं। मतलब गोल्ड गिरवी रख कर गोल्ड
लोन तो ले लिया लेकिन उसको बकाया जो बचा हुआ है वो अभी तक पे नहीं किया गया है। तो ऐसे कौन से आंकड़े हैं जरा हम एक एक करके आपके सामने स्क्रीन पर पेश करना चाहेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि साल दर साल जो गोल्ड लोन जो आउटस्टैंडिंग रहा है या गोल्ड लोन जो लिया गया है वो साल दर साल कितना लिया गया है। तो वित्त वर्ष 2020 में जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 माफ़ कीजिएगा, ये प्लेट शायद कीमत की आ गई है। अगर हम लोग ये बता सकें कि गोल्ड लोन जो आउटस्टैंडिंग है पहले वो कितना लिया गया, पहले उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो वित्त वर्ष 2020 में जो गोल्ड लोन लिया गया था वो 33,257 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन लिया गया है, जो वाई बेसिस पर 35% ज़्यादा था। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके अगले साल ये 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि 75,675 करोड़ रुपए का वित्त वर्ष 2021 में गोल्ड लोन लिया गया। लेकिन 2022 वित्त वर्ष 2022 में इसमें गिरावट आई क्योंकि कोरोना का वक्त था, लोग थोड़े से कम निकले थे, इस वजह से गोल्ड लोन लिया ही नहीं गया। और जैसे कि देख सकते हैं कि वो 74,738 करोड़ रुपया यानी कि -1% की इसमें एक तरह से गिरावट दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 2023 में लेकिन एक बार फिर से ट्रैक पे आ गए, यानी गोल्ड लोन लेने के लिए लोग निकले और 89,370 करोड़ रुपीस का गोल्ड लोन लिया गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 20% ज़्यादा था। उसके बाद वित्त वर्ष 2024 में 1,02,562 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन लिया गया, जो कि 15% की एक तरह से वाई बेसिस पर ग्रोथ थी। लेकिन इसके बाद 2025 में, जो कि हाल का भी वित्त वर्ष जो खत्म हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं जो आंकड़ा है वो 104% है, यानी कि 2,08,735 करोड़ रुपए का एक तरह से गोल्ड लोन लिया गया है, जो कि दिखाता है कि गोल्ड लोन लेने के लिए लोग कितनी उत्साहित हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि गोल्ड लोन की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और लोग एक तरह से इसको एक तरह से सिक्योर्ड लोन भी मानते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि गोल्ड लोन की जो कीमतें हैं वो साल दर साल बेसिस पर पिछले 5 साल में कैसे बढ़ी हैं। तो वो भी यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वित्त वर्ष 2020 में 38,590 रुपये का प्रति 10 ग्राम रेट था 22 कैरेट गोल्ड का, जो वाई बेसिस पर 35% की एक तरह से इसमें ग्रोथ थी। उसके अगले साल वित्त वर्ष 2021 में 39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट था, जो कि एक तरह से 3% की ग्रोथ दिखाती है। फिर वित्त वर्ष 2022 में 38,120 रुपये प्रति 10 ग्राम का गोल्ड रेट ये पहुंच गया, जो कि 21% का एक तरह से जंप था उसके रेट पे। वहीं वित्त वर्ष 2023 में 51,945 रुपये प्रति 10 ग्राम का गोल्ड रेट ये पहुंचा था, जो कि 8% का एक तरह से ग्रोथ रेट दिखाती है। वित्त वर्ष 2024 में 60,590 रुपये प्रति 10 ग्राम का 22 कैरेट का गोल्ड मिल रहा था, जो कि एक तरह से 17% का वाई बेसिस पर इंक्रीमेंट है। लेकिन इसके बाद जो अभी हाल का जो अभी वित्त वर्ष जो खत्म हुआ है उसमें 85,840 रुपये प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट का गोल्ड रेट जो था वो भी पहुंच गया, जिसमें एक तरह से 42% की एक तरह से ये वृद्धि जो दिखाता है वो ये है। इसका मेन इम्पैक्ट वैसे ये भी था कि जो ट्रम्प की ओर से जो टैरिफ लगाए गए थे उसकी वजह से इस रेट में इजाफा देखा गया, जो कि बहुत बड़ा एक तरह से जंप माना जाता है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो गोल्ड रेट अगर बढ़ते रहेंगे, कीमतें अगर ऐसी बढ़ती रहेंगी तो फिर, और अगर क्विक फंड्स की अगर डिमांड होगी तो फिर गोल्ड लोन जो है वो लोगों का एक तरह से फेवरेट ऑप्शन बनकर उभरेगा। ऐसा देखने को मिल सकता है आगे भी। ओवर टू यू पल्लवी। सो अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे से जो है तमाम आंकड़े जो हैं वो हमें बताए और इन आंकड़ों से काफ़ी हद तक जो है वो सारी तस्वीर साफ भी हो गई है। बलवंत जी, अगर मैं बात करूं कोविड काल की, तो उस वक्त जो है चूंकि लोगों की नौकरियां गई थी, तब हमने देखा था कि लोगों ने अपना गोल्ड गिरवी रखकर जो है वो लोन लिया था। उसकी सिंपल रीज़न यही था कि उस वक्त लोगों को ज़रूरत थी और सबसे आसान तरीका दिख रहा था। लेकिन अगर हालिया साल की बात करें और जैसे कीमतों में उछाल आ रहा है, कहीं ना कहीं एक ये भी बड़ी वजह नज़र आ रहा है कि कीमतें इतनी सोने की बढ़ी हुई हैं कि लोगों को अगर ज़रूरत भी लगती है छोटी छोटी चीज़ों की तो वो गोल्ड लोन ले लेते हैं। देखिए, ऐसा है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी हद तक सही है। मतलब 20 में 21 में जो बढ़ा है वो कोविड की वजह से लोगों की जॉब गई, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, स्केल डाउन हो गया और उनको पैसे की जरूरत थी। और जैसे मैंने बताया, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में गोल्ड लोन सबसे बढ़िया है। अभी मुझे लग रहा है कि चूंकि गोल्ड की प्राइसेज बहुत बढ़ गई है और चूंकि आपकी जो कैपेसिटी है बोरो करने की, वो तो आपके पास कितना गोल्ड है और गोल्ड की क्या प्राइस है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चूंकि आपकी गोल्ड की प्राइस बढ़ गई, आपकी गोल्ड की होल्डिंग की वैल्यूएशन बढ़ गई, तो लोगों ने उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लिया है अपने गोल्ड होल्डिंग का। उसकी वजह से गोल्ड लोन है वो 2 गुना हो गया है, मतलब 25 से। ऐसा मेरा मानना है, मेरा प्रिजम्पशन है।
लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि हमारे एक तो अगर मैं वैसे बात करूं तो भारतीयों में ये एक बहुत बड़ी धारणा रही है कि कभी भी अपने सोने को बेचना नहीं है, उसे गिरवी नहीं रखना है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से बात करूं तो क्या गोल्ड को गिरवी रखना एक सही स्टेप माना जा सकता है? देखिए पल्लवी, ऐसा है, गोल्ड लोन लो या पर्सनल लोन लो या होम लोन लो, कोई भी लोन लेने के पहले आपको ट्रिपल ए टेस्ट पास करना जरूरी है। मतलब जो लोन आप ले रहे हैं, पहला टेस्ट है उससे कोई असेट क्रिएट होती है क्या, उससे कुछ आपका एक्रेशन होता है क्या, आपकी वैल्यू बढ़ती है क्या। जैसे आपने होम लोन लिया तो आपकी एसेट क्रिएट होती है, आप एजुकेशन लोन लिया तो आपकी इनकम के पोटेंशियल बढ़ते हैं। और तीसरा जो ट्रिपल ए टेस्ट का है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मतलब जो आपकी स्टैंडिंग इन द सोसाइटी है, उसके हिसाब से आपकी इनकम है, उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको गोल्ड लोन से आप कोई ऐसा गोल अचीव कर पा रहे हैं जिससे आपकी असेट क्रिएट होगी या आपकी इनकम वगैरह बढ़ेगी, तो आपको गोल्ड लोन लेना चाहिए। परंतु अगर आप प्राइवेट कंजम्पशन के लिए अगर गोल्ड लोन ले रहे हैं तो मेरी राय रहेगी कि आपको वो ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। परंतु जैसे मेडिकल इमरजेंसी है तो वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, तो फिर आपको जैसे जो सबसे इजी ऑप्शन है गोल्ड लोन का, वो करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। जी, बिल्कुल। और कहीं न कहीं एक बड़ी वजह ये भी है कि चूँकि अब तक जो हमने ये देखा है कि गोल्ड लोन लेना जो है वो बाकी लोन के मुकाबले आसान भी रहता है, और शायद यही वजह है कि लोग जो हैं इसकी तरफ चले जाते हैं कि भई चलो सबसे आसानी से जो है मुझे गोल्ड लोन मिल जाएगा तो मैं एटलीस्ट गोल्ड लोन तो ले ही लेता हूँ जब तक बाकी चीज़ों का इंतज़ाम होगा। हाँ, ये एकदम सही ऑब्जर्वेशन है आपकी, क्योंकि इसमें न तो आपकी वो लेंडर है वो आपका सिबिल स्कोर देखता है, क्योंकि उसके पास में तो आपकी हार्ड अर्न असेट है, गोल्ड है। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग टाइम है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, वो बहुत कम है, बहुत शॉर्टन है। मतलब जो अगर आप किसी को एकदम इमरजेंसी में लोन लेना है और अगर आपके पास में कुछ गिरवी रखने को गोल्ड वगैरह है, तो जो गोल्ड लोन है वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। और चूंकि मैंने जैसे बताया कि आप सिक्योरिटी टेंडर कर रहे हैं, तो दूसरे लोन की तुलना में आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो सस्ता भी पड़ जाता है और आसानी से मिल जाता है, तो शायद एक ये बड़ी वजह है कि लोग जो है गोल्ड लोन ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं आरबीआई के नए नियमों की बात करूं तो आपको क्या लगता है इससे एनबीएफसीज पे कितना असर पड़ने वाला आने वाले समय में? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आरबीआई के नए रूल्स जो प्रपोज्ड है उसके हिसाब से आरबीआई रेगुलेट करेगी कि पर बोरोर है वो मैक्सिमम कितना लोन दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो इंडिविजुअल एंटिटी की कैपेबिलिटी है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, उससे एनबीएफसी की जो गोल्ड लोन देने की जो एबिलिटी है उनकी भी कॉरेस्पॉन्डिंगली कम हो जाएगी। बात तो एनबीएफसीज की हुई, लेकिन आपको क्या लगता है बैंक्स पे भी कुछ असर होगा? क्यों? और मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि बैंक और एनबीएफसी इन दोनों की गोल्ड लोन के ऑफरिंग्स में क्या फर्क रहता है? देखिए, ऐसा है कि बैंक जो है वो थोड़ी रिजिड रहती है, मतलब कोई भी प्रकार का लोन वगैरह देने में, और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहता है। इसकी तुलना में जो एनबीएफसी है वो थोड़ी लिबरल रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है, और इतना डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो जैसे जो फ्लेक्सिबल रहती है तो उनका जो पोटेंशियल है वो बिजनेस बढ़ाने का ज्यादा है, तो उनके ऊपर एज कंपेयर टू बैंक थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आरबीआई के नए प्रपोज रेगुलेशन से। ठीक है, तो बैंक के जो हैं वो थोड़ा सा पेपर वर्क ज़्यादा होता है, लेकिन एनबीएफसी से लेना आसान है, तो हो सकता है कि एनबीएफसी पे ज़्यादा फर्क जो है वो आने वाले वक्त में हमें नज़र आए। खैर, कुछ और दर्शकों के बलवंत जी हमारे पास सवाल आ रहे हैं तो हम वो भी शामिल कर लेते हैं। जयपुर से नेहा गुप्ता का सवाल है, ये जानना चाहती हैं कि क्या गोल्ड लोन समय से पहले अगर मैंने चुका दिया है तो उस पर कोई प्री पेमेंट चार्ज लगेगा? देखिए, ये जो प्री पेमेंट चार्जेज है वो वेरी करता है लेंडर टू लेंडर। कुछ लेंडर है जो आप कभी भी प्री पेमेंट करो आपको प्री पेमेंट चार्जेस लगाते हैं, और वो भी वेरी करता है कि आप कितने टाइम के अंदर अंदर प्री पेमेंट कर रहे हैं। कुछ लेंडर है जो
आप पर्टिकुलर पीरियड के बाद में अगर प्री पेमेंट करते हो तो प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगाते, परंतु कुछ इस पे जैसे स्पेसिफाइड पीरियड है, जैसे साल भर का लोन है और 6 महीने के पहले आप प्री पेमेंट करते हो, या जैसे 2 साल का लोन है और साल भर के भीतर भीतर प्री पेमेंट करते हो, तो वो प्री पेमेंट पेनल्टी लगाता है। 6 महीने के बाद में या साल भर के बाद में करते हो तो वो प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगाता है। पर मैं पल्लवी एक बात कहना चाहूंगा कि ये प्री पेमेंट पेनल्टी हर एक लेंडर की अलग अलग है, और आप जब गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ प्री पेमेंट पेनल्टी के बारे में भी जरूर से जानकारी ले ले, क्योंकि नॉर्मली क्योंकि आप ये गोल्ड लोन इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में लेते हैं तो ये प्री पेमेंट जनरली प्री पेमेंट हो जाता है, मतलब पेमेंट है वो समय से पहले हो जाता है। तो आप पहले असेस कर लीजिए कि भाई कहाँ पे आपका ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंसीडर करो, जो प्री पेमेंट पेनल्टी है वो भी कंसीडर करो। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केस में बराबर है तो जहाँ पे आपके प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लग रही है वो लेंडर को चूज करना चाहिए आप। ठीक है, तो ऐसे लेंडर के पास जाइए जहां पर प्री पेमेंट की पेनल्टी ना हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जैसे बलवंत जी ने कहा भी है कि अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि गोल्ड लोन में जो है प्री पेमेंट हो जाती है, इसलिए इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होगा अगर आप गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं। तो अगला सवाल कोची से राजेश नायर का है। ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं अपनी पत्नी के नाम पर रखे गोल्ड से खुद लोन ले सकता हूँ? शायद ये समझना चाह रहे हैं बलवंत जी कि अगर ये अपने नाम पे लोन ले सकते हैं क्या, पत्नी के अगर ज्वेलरी पड़ी हुई है? अब ऐसा है कि ज्वेलरी के ऊपर तो पल्लवी नाम लिखा हुआ नहीं होता है किसकी ज्वेलरी है, बरोबर है। परंतु अगर आपको लगता है कि ये वाइफ का है और मेरे को लोन लेना है तो आप वाइफ को भी को बोरोर बना सकते हैं और फिर लोन ले सकते हैं। मतलब जिसकी ज्वेलरी है वो भी आपके साथ में को बोरोर हो जाए तो आपको आराम से लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीका है राजेश जी, को बोरोवर बना दीजिए, आपके लिए भी आसानी रहेगी। अहमदाबाद से अंजलि मेहता जानना चाहती हैं कि क्या गोल्ड लोन लेने से मेरे सिबिल स्कोर पर कोई असर पड़ता है क्या? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो सिबिल स्कोर है वो कई तरह से इम्पैक्ट होता है। मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने से या इंक्वायरी करने से दोनों में अलग अलग इम्पैक्ट होता है। जब आप गोल्ड लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो वो एप्लीकेशन रिपोर्ट होती है, ये जो क्रेडिट ब्यूरो है उनको इंक्लूडिंग सिबिल, तो जैसे ही आपकी जो रिक्वेस्ट वहाँ पे जाती है तो यह आपके लिए प्रोफाइल के लिए नेगेटिव माना जाता है। मतलब आपको फंड का रिक्वायरमेंट है, आपको फंड की भूख है, तो वो उस वजह से आपका जो सिबिल स्कोर है वो एडवर्सली इम्पैक्ट होगा। परंतु अगर आप गोल्ड लोन लिया है और उसका सर्विसिंग टाइम टू टाइम बराबर से कर रहे हैं तो वो आपका सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। मतलब जैसे ही आप पर्सनल लोन की, क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी करते हैं तो आपका स्कोर कम हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, पर एडवर्सली फर्क पड़ता है। परंतु उसी जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का आप आउटस्टैंडिंग बराबर पेमेंट करते हैं, पर्सनल लोन की ईएमआई बराबर पेमेंट करते हैं, गोल्ड लोन का पेमेंट टाइम टू टाइम कर देते हैं, तो वो आपकी जो क्रेडिट स्कोर है उसको बढ़ाने में मदद करता है। मतलब इंक्वायरी के टाइम आपका एडवर्स इम्पैक्ट होता है, प्रॉपर सर्विसिंग की वजह से वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो सिविल स्कोर बेहतर ही होगा, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। खैर बलवंत जी, आखिर में आपसे ये समझना चाहूँगी कि गोल्ड लोन जो भी व्यक्ति लेना चाहते हैं, लेने से पहले उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या उनको गोल्ड का प्योरिटी टेस्ट एक बार करवा लेना चाहिए कि भाई कितना कैरेट गोल्ड है? क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्वेलर्स जो हमें पहले के ज़माने में अक्सर हमने देखा था कि गोल्ड जो देते थे उसमें काफ़ी खोट मिलता था बाद में, लेकिन अब चूँकि हॉलमार्क जो है अब कुछ समय से आ चुके हैं तो अब हम शायद निश्चिंत रह जाते हैं। लेकिन अगर पुरानी ज्वेलरी पड़ी है तो उसका क्या प्योरिटी टेस्ट करा लेना चाहिए? और क्या हमें उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जिससे भी हम ये गोल्ड लोन ले रहे हैं, खासतौर पर एनबीएफसी से, कोई उसके हिडन चार्जेस तो नहीं है? देखिए, जैसे प्योरिटी का आपने बताया कि पुरानी जो गोल्ड ज्वेलरी आपके पास में होगी उस पर आपका हॉलमार्क वगैरह नहीं होगा। और आजकल क्या है, जो कैरेटोमीटर जो जवेरी बाजार या जो गोल्ड मार्केट है वहाँ सब जगह बहुत उपलब्ध है और बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है।
और अगर आप कहीं से पैसा लेने जा रहे हैं तो आप अपने असेट की वैल्यूएशन तो करवाएंगे ही ना, आइडिया तो लेंगे कि कितने कैरेट का गोल्ड है और उसका मार्केट रेट क्या है और उस हिसाब से मुझे कितना लोन मिलेगा। मतलब इसमें वैसे कि जो लेंडर है वो भी अब प्योरिटी चेक करेगा और उसकी प्योरिटी का परसेंटेज में और आपका जो करवाते हैं उसमें फर्क आने की गुंजाइश कम है, पर आपको करवा देना चाहिए जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कितना लोन मिलेगा। इसके अलावा जो एग्रीमेंट होता है आपका जिस लेंडर के साथ में, वो पढ़ना चाहिए। मतलब वैसे जनरली 100 में से 90-95% लोग जो है वो करते नहीं और जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ होता है वहाँ पे साइन कर देते हैं। परंतु स्पेसिफिकली आपको जो प्रोसेसिंग फीस है, इसके अलावा इंटरेस्ट चार्जेज है और प्री पेमेंट चार्जेज है और वैल्यूएशन चार्जेज है, तो ये चार्जेज के बारे में पहले से पता लगा लेना चाहिए और फिर आपको ओवरऑल असेसमेंट करना चाहिए कि कौन से लेंडर के पास से आपको गोल्ड लोन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना चाहिए जब भी आप गोल्ड लोन ले रहे हैं, प्योरिटी टेस्ट ज़रूर करा ले। बाकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है एनबीएफसीज के साथ है चाहे बैंक के साथ है, वो सारे एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको ये पता लग जाए कोई ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है जो आपको नहीं बताए गए हैं जब आप पैसे बातचीत कर रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी आपका, अपने बड़े आसान भाषा में ना हमें गोल्ड लोन की सारी बारीकियाँ समझा दी हैं कि अगर मुझे गोल्ड लोन लेना है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए। अगर बाकी लोन्स की बात की जाए तो उन विकल्पों के मुकाबले गोल्ड लोन जो है वो कैसे हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बलवंत जी बहुत अच्छे से बहुत सिंपल भाषा में हमें समझा दिया है। तो आज की चर्चा से अब ये साफ हो चुका है कि गोल्ड जो है वो सिर्फ जेवर नहीं है बल्कि एक जरूरत का जरिया बन चुका है। समझदारी से उठाया गया ये कदम आपकी लिक्विडिटी और ड्रीम्स दोनों को पूरा कर सकता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और स्मार्ट सेविंग सॉल्यूशंस के साथ। तब तक समझदारी से खर्च कीजिए और सेविंग्स में भरोसा रखिए।